नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होने में हजारों वर्ष लगते हैं, जबकि अपरदन के कारण ये कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जाती। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र की मृदा की उर्वरा शक्ति जो होती है ख़ास तौर से उसकी ऊपरी परत की वजह से होती है, और इस ऊपरी परत का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण और जीवांशों के प्रयोग से होता है, मिलने से होता है। और ये इस प्रक्रिया के अंदर कई हजार वर्ष तक लग जाते हैं, पर जब कभी भी अपरदन होता है तो कुछ ही वर्षों में ये ऊपरी परत बड़ी आसानी से वहाँ से नष्ट हो जाती है और शेष रह गई मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, क्योंकि पोषक तत्व वहाँ से निकल जाते हैं। उपजाऊ और उर्वरा शक्ति युक्त मृदा की परत वहाँ से हट जाती है, तो शेष बची मृदा गुणवत्ताहीन होती है और प्रदूषण का कारण बनती है। उदाहरणार्थ, शिवालिक की पहाड़ियों में वन विनाश तथा अत्यधिक पशुचारण के कारण प्रतिवर्ष 6 सेंटीमीटर ऊपरी तह नष्ट हो जाती है। अब ये एक अध्ययन के आधार पर ये प्रमाण निकल के सामने आए हैं, खासतौर से हिमालय की जो निचली पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ पर मानव द्वारा किए गए वन विनाश व अत्यधिक पशुचारण के कारण मृदा ढीली हो गई, और ये ढीली मृदा वहाँ पर प्रवाहित जल के कारण लगातार नष्ट हो रही है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष वहाँ की मृदा की ऊपरी 6 सेंटीमीटर परत नष्ट हो जाती। तो आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर परत को बनने में कई हजारों सैकड़ों साल लगे होंगे, जो हर प्रतिवर्ष वहाँ पर नष्ट हो रही है। ईंट भट्टा उद्योग द्वारा भी बड़ी मात्रा में मृदा की ऊपरी सतह को हानि पहुंचाई जाती है। आपको भली भांति ये पता है कि ईंटों का निर्माण मिट्टी के द्वारा होता है और मिट्टी को खोद कर निकाला जाता है, खास तौर से ऊपरी परतों के आधार पर। तो ईंट भट्टा उद्योग भी मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण बन जाता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास होता है, अंततः भूमि बंजर हो जाती है। अब स्थिति क्या होती है? मृदा अपरदन के कारण शेष बची हुई जो भूमि होती है उसकी गुणवत्ता में बहुत बड़ी हानि होती है, उसका बहुत ही बड़े स्तर पर ह्रास होता है उसकी गुणवत्ता का, और अंततः उस क्षेत्र की भूमि एक हद के बाद बंजर हो जाती है, अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वन विनाश, अगला कारण है वन विनाश। जीवमंडल के विभिन्न घटक परस्पर संबंधित होते हैं। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, पिछले अध्यायों में भी जाना है। जीवमंडल हम एक बार फिर से समझते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन पाया जाता है, चाहे वो वनस्पति के रूप में हो या जीव जंतुओं के रूप में हो, उसे जीवमंडल कहते हैं। और जीवमंडल में जितने भी घटक होते हैं, चाहे वो जैविक घटक हो चाहे वो अजैविक घटक हो, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप पर परस्पर संबंधित होते हैं। किसी एक को हानि पहुंचने पर अन्य घटकों पर इसका विनाशकारी प्रभाव दिखाई देता है। अब ये घटक एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित होते हैं कि इनके अंदर एक संतुलन बना होता है, और संतुलन की स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि इनके अंदर बराबरी बनी रहे। यदि किसी घटक के अंदर किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है, उसमें कमी होती है या वृद्धि होती है, तो इसका प्रभाव दूसरे घटकों पर भी देखा जाता है, क्योंकि उसके कारण ये संतुलन बिगड़ जाता है। वनस्पति एवं मृदा का घनिष्ठ संबंध होता है। आपको एक बात भली प्रकार से पता है कि वनस्पति की जो उत्पत्ति होती है, वनस्पति जो उगती है, वो प्रत्यक्ष रूप से मृदा में उगती है, अर्थात वनस्पति और मृदा का प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध होता है। वन विनाश का दुष्प्रभाव मृदा पर पड़ता है। अब वन विनाश जब कभी भी होगा उसका सीधा प्रभाव मृदा पर पड़ेगा। किस प्रकार से पड़ेगा? क्योंकि जितने भी वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, पौधे होते हैं, वो मृदा में अपनी जड़ों को बहुत गहराई तक धंसा कर रखते हैं और इसी के सहारे वो टिके रहते हैं। पर साथ ही साथ वो अपनी जड़ों से संपूर्ण क्षेत्र की मृदा को जकड़कर बांधे रहते हैं।
इस कारण जितने भी अपर्दन के साधन हैं, खास तौर से प्रवाहित जल या मैं कहूँ कि वायु उस क्षेत्र की मृदा को आसानी से वहाँ का से अपर्दित कर नहीं ले जा पाती। पर जब कभी भी वनस्पति का विनाश होता है तो वनस्पति वहाँ से हटने से मृदा ढीली हो जाती है और ढीली होने के कारण ये ढीली पड़ी हुई मृदा अपर्दन के कारकों के लिए खुल जाती है, जिसे वो आसानी से अपर्दित कर देते हैं। वनस्पति से आवरण से रहित भूमि का अपर्दन अधिक मात्रा में होता है। इसको मैंने अभी आपको विस्तृत रूप से समझाया है। मृदा को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही मृदा में जल की उपस्थिति भी वनस्पति आवरण पर निर्भर करती है। अब देखते हैं कि वनस्पति क्या करती है, मृदा को संरक्षण प्रदान करती है। किस प्रकार से प्रदान करती है? वो अपनी जड़ों द्वारा मृदा को बांध कर रखती है, जिससे उसका अपर्दन नहीं हो पाता। साथ ही साथ मृदा के अंदर जल की उपस्थिति भी वनस्पति पर निर्भर करती है, क्योंकि वनस्पति के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और दूसरी क्रियाएं, जिससे मृदा के अंदर नमी भी बंधी रहती है। मृदा कठोर बनी होती है, टाइट बंधी रहती है, इसके अंदर से नमी का अंश भी होता है। साथ ही साथ वनस्पति का आवरण मृदा के अंदर सीधा वाष्पोत्सर्जन होने से रोकता है, सीधा उसको सूर्य की धूप में आने से रोकता है। तो यह आपस में मृदा वनस्पति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं। मृदा में उपजाऊपन बढ़ाने वाले जैविक तत्व पौधों से प्राप्त होते हैं। अब इस चीज़ के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया और कई बार बताया है कि किसी भी क्षेत्र की मृदा का निर्माण चट्टानों के विभिन्न खनिजों के मिश्रण और उस क्षेत्र के अंदर मिलने वाली वनस्पति के योग से होता है। वनस्पति के योग से तात्पर्य है कि जो भी वनस्पति के पत्ते या अन्य दूसरे भाग जब मृदा के ऊपर गिरते हैं, सड़ते गलते उसमें मिल जाते हैं, तो ये सभी तत्व कार्बनिक तत्व होते हैं और मृदा के अंदर जीवांशों की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो कि मृदा की उर्वरा शक्ति और पोषक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मृदा की वह परत है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है और ये उसकी ऊपरी सतह पर पाई जाती है। खास तौर से ह्यूमस का निर्माण वनस्पति के सड़ने गलने से बनता है। वृक्षों की अनुपस्थिति में मृदा में जैविक अंश की धीरे धीरे कमी हो जाती है। अब जब वृक्ष नहीं होते हैं तो उनसे पत्तियां भी नहीं झड़ती हैं और दूसरे कार्बनिक पदार्थ जो उसके अंश होते हैं वो भी मृदा में लगातार नहीं मिलते हैं, जिससे मृदा के अंदर जैविक अंश में कमी आने लग जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी में वनस्पति के अंश का अभाव होता है। अब ऐसी स्थिति हमें किन भौगोलिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है? खास तौर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां हमें मृदा में देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां पर वनस्पति का प्राकृतिक आवरण नहीं होता और जहां वनस्पति का प्राकृतिक आवरण नहीं होता है वहां पर मृदा में जीवांश की कमी प्रायः देखने को मिलती है। इस प्रकार वन विनाश से मृदा का गुणात्मक एवं मात्रात्मक ह्रास होता है तथा मृदा प्रदूषण फैलता है। अब क्या होता है? वन विनाश से मृदा का गुणात्मक ह्रास। गुणात्मक ह्रास से तात्पर्य है कि मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। गुणवत्ता में कमी से तात्पर्य यदि वनस्पति नहीं होगी तो मृदा के अंदर मिलने वाले पोषक तत्व जिसे हम जीवांश या जैविक अंश कहते हैं उनकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी प्राप्ति वनस्पति के सड़ने गलने से ही होती है। और दूसरा जो ह्रास होता है मात्रात्मक ह्रास, अर्थात मृदा के अंदर वहाँ पे कमी आने लगती है उस क्षेत्र की मृदा के अंदर। कैसे कमी आने लगती है? वनस्पति की विहीन मृदा ढीली होती है और ढीली मृदा आसानी से अपर्दन के कारकों द्वारा वहाँ से हटा ली जाती है, अर्थात लगातार उसकी मात्रा में वहाँ से कमी आने लग जाती है। तो वन विनाश के कारण मृदा को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार का ह्रास देखा जाता है। अगला जो कारण है वो है सिंचाई की पद्धतियाँ। सिंचाई की पद्धतियाँ भी मृदा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनकर वर्तमान समय में उभर रही हैं। जल प्रबंधन के अभाव में की जाने वाली दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति से भी मृदा प्रदूषण बढ़ता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में नहरी सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान समय में हम देखते हैं सिंचाई के साधनों में नहरी सिंचाई एक बहुत ही बड़ा साधन बनकर उभर रहा है। वर्तमान समय में जो कृषि उत्पादन के अंदर हमने आत्मनिर्भरता पाई है, कृषि उत्पादन जो बढ़ा है, उसके अंदर नहरी सिंचाई का एक महत्वपूर्ण योगदान सामने आया है।
किंतु कृषि के लिए वरदान बनी नहरें दोषपूर्ण सिंचाई के कारण मृदा के लिए अभिशाप बन जाती हैं। अब ये कृषि के लिए तो नहरें वरदान हो सकती हैं, पर लगातार इनके द्वारा की जाने वाली दोषपूर्ण सिंचाई लंबे समय के अंदर कालांतर के अंदर मृदा का लिए प्रदूषण का कारण बनती हैं और कई बार उस मृदा को इतनी ज़्यादा हानि पहुंचाती है कि उसकी भरपाई करना संभव नहीं हो पाता। नहरों द्वारा खेतों में अधिक मात्रा में जल छोड़े जाने से हमारे देश के अनेक भागों में मृदा में क्षारीयता व लवणता की समस्याएं सामने आई हैं। अब किसी भी तत्व की एक पीएच होती है, अर्थात उसके अंदर क्षारीयता व लवणता का एक स्तर होता है। कई बार इसके अंदर असंतुलन स्थापित होने पर उसकी प्रकृति कभी क्षारीयता हो जाती है तो कभी लवणीयता हो जाती है। सिंचाई के कारण हमारे देश में ये देखा गया है, कई भागों में मृदा की क्षारीयता बढ़ी है, कई भागों में मृदा में लवणीयता की समस्या देखी गई है। नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में भूमि प्रायः समतल होती है तथा अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। अब जहाँ भी नहरी सिंचाई देखी जाती है वहाँ पर ख़ास तौर से भूमि का ढाल बड़ा कम होता है, समतल क्षेत्र होते हैं और समतल क्षेत्रों के अंदर जब नहरों द्वारा अधिक मात्रा में जल छोड़ दिया जाता है तो वो जल आसानी से वहाँ से बहकर हट नहीं पाता, अपितु मृदा के अंदर जम जाता है, मृदा के ऊपरी सतह पर बिछ जाता है और लंबे समय तक ये मृदा को गीला रखे रहता है। इससे मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं या तो वो घुलकर निकल जाते हैं या वाष्पोत्सर्जन के अंदर वो नीचे से ऊपर की ओर आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के कारण कई बार मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसी से मृदा के अंदर लवणीयता या क्षारीयता की समस्या देखी जाती है। ऐसे क्षेत्रों में अधिक सिंचाई किए जाने पर मृदा में जलाधिक्य व खार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मृदा के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक जल जमा होने से जो उसके अंदर खारे तत्व होते हैं, क्षार होते हैं, वो धीरे धीरे निकलकर उसकी ऊपरी सतह पर आ जाते हैं बाष्पोत्सर्जन की क्रिया या अन्य क्रियाओं के द्वारा और वो आगे मृदा की क्षारीयता की समस्या बढ़ाते हैं, जिसे हम खार की समस्या भी कहते हैं। सिंचित क्षेत्रों में नहरों व नालियों की दीवारें टूटी फूटी या कच्ची होने पर जल के रिसाव से ये समस्या और भी बढ़ जाती है। सिंचित क्षेत्रों में क्या होता है, नहरों व नालियों की दीवारें टूटी फूटी होती हैं जिनसे लगातार आसपास के खेतों के अंदर ये जल चला जाता रहता है और जल के उन क्षेत्रों में लंबे समय तक प्रवाहित होने से इस प्रकार की समस्याएं और भी बढ़कर सामने आती। राजस्थान नहर क्षेत्र में सेम की समस्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजस्थान नहर क्षेत्र कहूँ या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहूँ, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अंदर वर्तमान समय में इस प्रकार की समस्या जिसे सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक अध्ययन के अनुसार दोषपूर्ण सिंचाई के कारण हमारे देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि खार या लवणीयता के कारण प्रदूषित हो चुकी है तथा 60 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जलाधिक्य की शिकार हो चुकी है। अभी एक अध्ययन के अंदर सामने आया कि दोषपूर्ण जो सिंचाई प्रणाली है उसके कारण 70 लाख हेक्टेयर भूमि में लवणीयता की समस्या है, अर्थात उसके ऊपर क्षार या खार या जिसे हम कहते हैं नमक का जमाव हो चुका है भूमि के अंदर होने के कारण। और 60 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसमें जलाधिक्य की समस्या है, अर्थात वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जल पहुँच जाता है और जल उसके ऊपर जमा रहता है, इसे जलाधिक्य की समस्या कहते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल की अनेक सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में मृदा में क्षारीयता की समस्या पैदा हो गई। अब ये वो ज़िले हैं जहाँ राज्य हैं जहाँ पर मुख्य रूप से नहरी सिंचाई का उपयोग किया जाता है और नहरी सिंचाई के कारण इन क्षेत्रों के अंदर मृदा में खास तौर से क्षारीयता की समस्या उभर कर सामने आई है। शुष्क व अर्धशुष्क भागों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर निरंतर भूमिगत जल स्तर ऊंचा उठने से खारेपन की समस्या उत्पन्न हुई है। अब क्या होता है, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर वर्तमान समय में कृषिगत उत्पादन बढ़ाने के लिए वहां पर नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण भूमि में लगातार सिंचाई होती है जिससे उस क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर ऊपर उठ गया और इस ऊपर उठे हुए भूमिगत जल स्तर के साथ
भूमि के नीचे से विभिन्न प्रकार के लवण भी उठकर ऊपर आ गए, जो धीरे धीरे मृदा के वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ मृदा की ऊपरी सतह पर आकर बिछने लगे और जब ऊपरी सतह पर आकर इनका जमाव होने लगा, जिससे उस क्षेत्र की मृदा में खारेपन की समस्या उभर कर आने लगी है। ख़ास तौर से इस प्रकार की क्रियाएं शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की मृदा हुआ करती थी जो कि इतनी अधिक सिंचाई या इतने अधिक जल के लिए आदि नहीं थी, पर कृत्रिम रूप से वहाँ सिंचाई की व्यवस्था की गई। तो उस मृदा की प्रकृति के विरुद्ध जब इतना ज़्यादा वहाँ सिंचाई किया जा रहा है तो ये समस्याएं उभर कर लगातार सामने आ रही हैं। कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होने, अलग अलग फसलें, अलग अलग मात्रा में की गई सिंचाई, बटाईगिरी के कारण भी मृदा में क्षारीयता बढ़ने की गति तीव्र हो गई है। अब ये चीज़ देखने को आई है कि वर्तमान समय के अंदर कृषि भूमि की जो जोतें हैं उनका आकार लगातार कम हो रहा है और एक भूमि के कई सारे मालिक हो रहे हैं। हर एक किसान को, हर एक व्यक्ति को अपनी भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है, इसलिए वो उस भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करके, चाहे वो सिंचाई के साधन हो, रासायनिक उर्वरक हो, खाद हो आदि का प्रयोग करके लगातार अधिक उत्पादन प्राप्त करने की चेष्टा रखता है। इसी क्रम में ये देखा गया है कि इस लालच के कारण, इस प्रकार की गतिविधियों के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आ रही है और ख़ास तौर से मृदा में क्षारीयता की समस्या बढ़ रही है। अगला जो कारण है वो है गहन कृषि। वर्तमान समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में कृषिगत उत्पादन में इस बात पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक से अधिक लिया जाए और इसी गतिविधि को हम गहन कृषि के रूप से जानते हैं। गहन कृषि से अभिप्राय सीमित कृषि भूमि में वैज्ञानिक विधियों से कृषि करते हुए वर्ष में अधिकाधिक फसलों का उत्पादन लेना, अर्थात वर्ष पर्यंत खेतों में एक के बाद दूसरी फसल को बोते रहना। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, ख़ास तौर से हम यदि अपने भारत देश की बात करें तो हम एक वर्ष में प्राय अधिकतम 3 फसलों का उत्पादन करने की चेष्टा रखते हैं। रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो और बीच के समय अंतराल में एक छोटी सी अवधि के लिए जायद की फसलें हों। पर लगातार हम फसलोत्पादन करने, अधिक उत्पादन लेने के क्रम के अंदर क्या करते हैं कि उस क्षेत्र की मृदा की जो नैसर्गिक उत्पादन क्षमता होती है, जो उसकी मूल उर्वरा शक्ति होती है, उसे हम कम करते चले जाते हैं, उसे हम नष्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि हम लगातार उसका उपयोग करते जा रहे हैं। उसे समय नहीं मिलता कि वो अपनी उर्वरा शक्ति को फिर से बना ले। तो इस प्रकार की गतिविधि को हम गहन कृषि के नाम से जानते हैं। खेतों को वर्ष के कुछ समय जुताई करके छोड़ देने से मृदा को प्राकृतिक रूप से अनेक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, पर गहन कृषि के अंदर ऐसी स्थिति प्राय बहुत ही कम आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक वर्ष में 3 फसलें प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको भूमि प्रदूषण के किन्हीं 2 मानवीय कारणों या स्रोतों पर एक लेख लिखना है। ये प्रश्न एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसकी अधिकतम शब्द सीमा 2 शब्द है, अतः आपको 200 शब्दों के अंतर्गत इस प्रश्न का उत्तर देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।